बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हार्वर्ड एकेडमी की तरफ से आपको वेलकम कहते हैं। हार्वर्ड एकेडमी सीएसएस, पीएमएस, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन और बाकी पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन, नेशनल टेस्टिंग सर्विस और इसके अलावा सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन जो मुख्तलिफ जॉब्स अनाउंस होती हैं उनके डिस्क्रिप्टिव टेस्ट, उनके एमसीक्यूज़ पैटर्न पे कंसेप्चुअल तैयारी के लिए एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। आप हमारा प्लेटफॉर्म www.harvardacademy.com किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज का हमारा सेशन असिस्टेंट डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर, हायर एजुकेशन कमीशन का जो सिलेबस उसमें रूल्स ऑफ बिज़नेस उसको हम कवर कर रहे हैं। रूल्स ऑफ बिज़नेस 1973 का आज हमारा लेक्चर नंबर 20 है और लेक्चर नंबर 19 में हमने पहले डिटेल से ऑफिशियल बिल के बारे में बात की थी। काफ़ी लंबा प्रोसीजर था। ऑफिशियल बिल किस तरीके से डिस्पोज ऑफ होते हैं, किस तरीके से इंट्रोड्यूस करवाए जाते हैं नेशनल असम्बली में और या फिर सेनेट में इंट्रोड्यूस करवाने हो तो किस तरीके से लॉ एंड जस्टिस डिवीज़न, कंसर्न डिवीज़न, कैबिनेट डिवीज़न, कैबिनेट, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट की अप्रूवल ली जाती है और इसके अलावा फिर अल्टीमेटली पार्लियामेंट्री अफेयर डिवीज़न को ये केस पुट कर दिया जाता है ताकि उसको इंट्रोड्यूस करवाया जा सके। अब आ जाता है मामला नॉन ऑफिशियल बिल का। इसका प्रोसीजर इतना मुश्किल नहीं है। तो जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा था कि एक कंसर्न मिनिस्ट्री है, यानी कि डिवीज़न कंसर्न आप उसको कहेंगे, डिवीज़न कंसर्न, उसने जितनी भी बाकी डिवीज़न्स हैं जैसे कि लॉ एंड जस्टिस है, इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न है, फाइनेंस डिवीज़न है, इस तरीके से कोई और भी डिवीज़न कंसर्न जो उससे मुताल्लिका हो, जो उससे अफेक्टेड हो या जो उससे साथ लिंक हो, उससे कंसल्ट करेगी। ये ज़िम्मेदारी होती है कंसर्न डिवीज़न की जिसने लेजिस्लेशन करवानी है। जब वो यहाँ से ओपिनियन ले लेगी उसके बाद कैबिनेट को केस पुट किया जाएगा और कैबिनेट ड्राफ्ट वगैरह साइन करेगी। पीएम से अप्रूवल लेने के बाद जो कंसर्न डिवीज़न है इसको लॉ एंड जस्टिस डिवीज़न को भेज देगी। वो इसके ड्राफ्ट को चेक करने के साथ साथ ये भी गाइड करेगी कंसर्न डिवीज़न को कि वो गाइडलाइन देगी कि इसमें कोई कानूनी तौर पर लीगल कम्प्लिकेशंस तो नहीं हैं। उसको अगर प्रेसिडेंट वगैरह की अप्रूवल वगैरह चाहिए तो उसके लिए सैंक्शन वगैरह तैयार करना लॉ एंड जस्टिस डिवीज़न का काम है और उससे साइन करवाना कंसर्न डिवीज़न का काम है। ये करवाने के बाद बाकी लीगल फार्मेलिटीज़ जितनी भी होंगी वो पूरी करने के बाद इसको अगेन जितनी ओपिनियंस इसमें हासिल हुई होंगी वो हासिल करने के बाद इसको पुट कर दिया जाएगा एक कानूनी शक्ल के लिए पार्लियामेंट्री अफेयर डिवीज़न को। प्राइम मिनिस्टर वगैरह की अप्रूवल सारा जब हो जाएगी तो लॉ एंड जस्टिस डिवीज़न उसको कानूनी शक्ल में ड्राफ्ट में तैयार करके साइन के लिए या फिर आप आगे जो साइन अगर हो चुके हैं प्रेसिडेंट के, प्राइम मिनिस्टर के, तो फिर डिस्कशन के लिए इंट्रोडक्शन टू दी पार्लियामेंट, उसमें नेशनल असम्बली भी है और उसमें सेनेट भी है। और जब ये कोई इसमें लीगल कम्प्लिकेशंस हों तो मिनिस्टर इंचार्ज डिसाइड करेगा उसके मुतालिक क्या ये दूसरे बाकी से भी इसको मशवरा करना चाहिए, ओपिनियन मिनिस्टर से लेनी चाहिए, डिवीज़न किसी से ओपिनियन लेनी चाहिए या फिर इसके ऊपर मज़ीद कोई जो है इसको लेट करना चाहिए, डिले करनी चाहिए किसी चीज़ का। अगर उसकी कंप्लीट होने में कोई चीज़ देर हो रही है तो उसका स्पेसिफाइड डेट कि हम फ़लाँ डेट तक इसको पेंडिंग कर लेते हैं तब उसको इंट्रोड्यूस करवा लेंगे या फिर एट अ टाइम नेशनल असम्बली और सेनेट में इसको पेश करना है या फिर इसको अपोज़ करता है तो उसकी ये मंशा है। तो यहाँ पे हम रूल 28 से शुरू करते हैं नॉन ऑफिशियल बिल को। तो ये जो मैंने आपको एक डायग्राम बनाया इसको आपने माइंड में रखना है तो ये चीज़ें आपको आसानी से समझ आ जाएंगे। द डिवीज़न कंसर्न, अगेन डिवीज़न जिसके मुतालिक ये कानून साजी होगी, शैल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर असेसिंग एडमिनिस्ट्रेटिव इम्प्लीकेशन ऑफ द प्रपोज लेजिस्लेशन फॉर कंसल्टिंग द अदर डिवीज़न कंसर्न इंक्लूडिंग द फाइनेंस डिवीज़न वे नेसेसरी। यानी कि जितनी भी बाकी मिनिस्ट्रीज़ हैं, डिवीज़न्स हैं, उनसे कंसल्ट करना कंसर्न डिवीज़न का काम है और कंसल्ट करेंगे देर आफ्टर द डिवीज़न कंसर्न। अब अगेन डिवीज़न कंसर्न ने फ़र्ज़ किया उनसे डिस्कशन कर ली, उनसे ओपिनियन ले ली। अब क्या करेगा, शैल कंसल्ट द लॉ एंड जस्टिस डिवीज़न हु शैल अपार्ट फ्राम एडवाइजिंग द डिवीज़न, यानी कि वो लॉ एंड जस्टिस डिवीज़न को ये कंसल्ट करेगी। अब लॉ एंड जस्टिस डिवीज़न का काम क्या है, एक तो कंसल्टेशन भी, उसकी गाइडलाइन भी देना, एडवाइजिंग द डिवीज़न कंसर्न ऑन द लीगल इम्प्लीकेशन ऑफ द प्रपोज लेजिस्लेशन कि ये जो कानून साजी चाहते हैं उसकी लीगल इम्प्लीकेशन क्या हो सकती हैं, एंड द कम्पिटेंस ऑफ द मजलिस पार्लियामेंट,
यानी कि मजलिस शूरा, उसमें पार्लियामेंट के दोनों हैं, ये उस कानून साजी के लिए कम्पिटेंट भी हैं या नहीं है, ये भी उसको बताएगा। ये कौन बताएगा? लॉ एंड जस्टिस डिवीजन। किसको बताएगा? कंसर्न डिवीजन को। तो फिर कंसर्न डिवीजन ने क्या करना है? टू मेक अ लॉ ऑन द सब्जेक्ट टू विच द बिल रिलेट्स, advise it to the whether any legal requirements are to be complied with and whether bill is one which cannot be introduced under the constitution। क्या ऐसा बिल ऐसा तो नहीं जो आइन के मुताबिक पेश ही नहीं किया जा सकता, जिस पे पार्लियामेंट कम्पिटेंट ही नहीं है कि कानून साजी करे? तो ये लॉ एंड जस्टिस डिवीजन ने कंसर्न डिवीजन को बताना है। विदाउट द कंसेंट और रिकमेंडेशन ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट और प्रीवियस सैंक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। या फिर वो ये भी गाइड कर सकते हैं कि आपने पहले फेडरल गवर्नमेंट से यानी कि कैबिनेट से या फिर प्रेसिडेंट से पहले इसको साइन करवाना है या उसकी फॉर्मेलिटी पूरी करनी है। ये सारा को गाइड कौन करेगा? लॉ एंड जस्टिस डिवीजन। किसको? कंसर्न डिवीजन को। कंसर्न डिवीजन उसके मुताबिक फिर उस पर अमल दरामद करवाएगी। अब आ जाता है सब रूल 3, सब्जेक्ट टू सब रूल 3 ऑफ द रूल 5 एंड सब रूल 1 and 2 ऑफ दिस रूल। यानी इसका सब रूल 1 and 2 और जो रूल सब रूल 5 यानी कि सब्जेक्ट टू सब रूल 3 ऑफ द रूल 5, यानी कि रूल 5 का सब रूल 3 देखना है। और इसी रूल यानी कि जो हम ये रूल नंबर 28 पढ़ रहे हैं, इसका 1 and 2 यानी कि जो हमने 1 भी पढ़ा और 2 भी पढ़ा, इसके मुताबिक ऑफ दिस रूल द मिनिस्टर इन चार्ज शैल डिसाइड रिगार्डिंग द प्रोविजन ऑफ द बिल एज टू विच ऑफ द फॉलोइंग मोशंस इन द असेंबली। यानी कि वो डिसाइड करेगा कि इसको असेंबली में लेके जाना है, और एज द केस मे बी इन द सेनेट इज़ टू बी सपोर्टेड। तो क्या डिसाइड करेगा? दैट इट बी टेकन इन टू कंसिडरेशन बाई द असेंबली, कि ये नेशनल असेंबली में जाना चाहिए, और एज द केस मे बी द सेनेट आइदर एट वंस और एट सम फ्यूचर डेट टू बी स्पेसिफाइड, कि इसको नेशनल असेंबली में हमने लेके जाना है, सेनेट में लेके जाना है, या दोनों को लेके जाना है। लेकिन ये भी डिसाइड कर सकता है कि फ्यूचर में किसी डेट को एक दफ़ा असेंबली में ले जाएं, नेशनल असेंबली में, दूसरी दफ़ा सेनेट में ले जाएं, और डेट स्पेसिफाई वो कर सकता है। दैट इट बी रेफर टू द कमेटी। ये भी वो डिसाइड कर सकता है कि ये जो मामला है किसी कैबिनेट की सब कमेटी को रेफ़र कर दिया जाए, ताकि वो इसको प्रैक्टिकली और एनालिटिकली एनालिसिस करने के बाद कुछ मज़ीद इस पर डिस्कशन हो, इसमें मज़ीद कुछ एडिशन हो। दैट इट बी सर्कुलेटेड फॉर द पर्पज़ ऑफ एलिशिएटिंग ओपिनियन देयर ऑन। और ये भी कह सकता है कि बाकी जो कैबिनेट के मेंबर्स हैं उनको सर्कुलेट कर दिया जाए और उनसे ओपिनियन भी ले ली जाए। फर्दर क्या वो डिसाइड कर सकता है मिनिस्टर इन चार्ज? दैट इट बी अपोज्ड। वो ये भी कह सकता है इस केस को ड्रॉप करते हैं। अब सब रूल आ जाता है 4, सब्जेक्ट टू सब रूल 3 जो हमने अभी पढ़ा। द डिवीजन शैल obtain signature of the prime minister on the consent or the recommendations or of president on the previous sanction where required for introduction of the bill in the assembly or as the case may be senate। यानी कि सेनेट में लेके जाना या असेंबली में लेके जाना, उससे पहले जो फॉर्मेलिटीज़ हैं, अगर प्रेसिडेंट के साइन वगैरह चाहिए तो वो हासिल करने के बाद उसको इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा। अब आ जाता है रूल नंबर 29, ऑफिशियल एंड नॉन ऑफिशियल अमेंडमेंट्स टू बिल्स। किसी बिल में ऑफिशियल यानी कि बिल ऑफिशियल भी हो सकता है, नॉन ऑफिशियल भी हो सकता है। अभी हमने नॉन ऑफिशियल पढ़ा, लेक्चर 19 में हमने ऑफिशियल बिल के बारे में सारे डिटेल से पढ़ा था। अब अगर बिल है ऑफिशियल या नॉन ऑफिशियल, उसमें अमेंडमेंट कैसे होगी? द प्रोसीजर रिगार्डिंग ऑफिशियल अमेंडमेंट्स शैल बी द सेम एज फॉर द ऑफिशियल बिल्स। यानी कि जिस तरीके से ऑफिशियल बिल इंट्रोड्यूस करवाते हैं, ऑफिशियल बिल के अंदर अमेंडमेंट्स भी उसी तरीके से ही करवाई जाएंगी। एंड दैट फॉर द नॉन ऑफिशियल अमेंडमेंट्स द सेम एज फॉर नॉन ऑफिशियल बिल, कि जो नॉन ऑफिशियल बिल्स के अंदर अमेंडमेंट्स करवानी पड़ेंगी, तो वो भी इस तरीक़ेकार के मुताबिक जो अभी हमने डिस्कस किया, नॉन ऑफिशियल बिल का जो तरीक़ेकार है उसी के मुताबिक उसको सर्कुलेट करके किया जाएगा। अब आ जाता है हमारे पास रूल नंबर 30 ऑर्डिनेंसेस, कि हमारे पास जो ऑर्डिनेंस हैं उनके अंदर कैसे इंट्रोड्यूस करवाना होता है, यानी कि जो प्रेसिडेंट की अप्रूवल चाहिए होती है उसको कैसे हमने इंट्रोड्यूस करवाना होता है, जो प्रेसिडेंट साइन करेगा और एक कानून बन जाता है। उसका तरीक़ाकार क्या होगा डिटेल में तो लेटर ऑन कवर करेंगे। सब रूल इसका 1 पढ़ लेते हैं। द प्रोविजंस ऑफ रूल 27, द प्रोविजंस ऑफ रूल 27 shall apply mutatis mutandis when
द प्रपोज लेजिस्लेशन इज़ एन ऑर्डिनेंस, यानी कि जो रूल 27 में हमने सारी बातें पढ़ी, यानी कि जो ऑफिशियल लेवल पे एक बिल आता है उसका जो तरीक़ेकार था वो इस पे अप्लाई होगा। शैल अप्लाई म्यूटेंडस व्हेन द प्रपोज लेजिस्लेशन इज़ एन ऑर्डिनेंस, द लॉ एंड जस्टिस डिवीजन शैल प्रोमोलगेट द ऑर्डिनेंस एंड इन ड्यू कोर्स अरेंज टू ले इट बिफोर। तो आगे जो प्रेसिडेंट की तरफ जाएगा वो अप्रूवल लेने के लिए वो तरीक़ेकार उस पर अमल दरामद करवाया जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपने बात ये याद रखनी कि जितने ऑर्डिनेंसेस हैं उनका तरीक़ेकार, जो ऑफिशियल बिल्स इंट्रोड्यूस करवाने का तरीक़ेकार होता है उससे गुजारना पहले पड़ेगा और फिर उसको प्रेसिडेंट की तरफ भेजा जाएगा। तो आज का सेशन यहाँ पे क्लोज करते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। ऑल द बेस्ट।